धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा को लेकर जितना कॉकरोच वाले या ऑपोजिशन खुश है, उससे ज्यादा दुखी दिख रहा है भाजपा का समर्थकों को। उन लोगों को मानना है नुपुर शर्मा जी के बाद ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उनके लिए एक और बड़े धक्का है। अगर देखा जाए तो उनका नाराजगी का कारण जायज है, लेकिन अच्छे से परखे जाए तो ये साबित हो जाता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर सबसे अच्छा कुछ हुआ है तो ये सीजेपी वालों का प्रोटेस्ट और उसके कारण धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था और इसके कारण मैं कुछ दलीलें आज आपके सामने पेश करने वाला हूं। आप आखिर तक उसको सुनिए और फिर खुद ही विचार करिए कि ये जो काम हुआ है सच में भाजपा के लिए कितना फायदेमंद हो चुका है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका मित्र सिद्धशील घोष। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ उसके बाद ये भाजपा समर्थकों को लगता है कि ये जो जिहादी के खिलाफ उसका सनातनी का जंग है वो बहुत ही ठेस पहुंच चुका है। अगर ऐसे ही बार बार जिहादी आंदोलन के सामने सर नीचे करना पड़ा तो आखिर में ये जो गजवाए हिंद का नारा है वो आखिर सच्ची हो जाएगा। ये सनातनी के पक्ष में युद्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन सच में ऐसे है क्या? मैं जो दलीलें आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उसमें नंबर 7 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है, लेकिन मैं एक एक करके आपके सामने ये चीज रख रहा हूं। पहले ही जो चीज सामने आ रहा है वो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। देखिए, अगर देखा जाए तो ये भाजपा के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है। केंद्र में लगातार 3 बार सरकार बन चुके हैं और बहुत सारे स्टेट में भी भाजपा का सरकार है, जहां पर कभी किसी ने भाजपा का झंडा उठाने का भी सपना नहीं देखा था। आज वो सारे स्टेट भी भाजपा रूल में आ गए हैं और इसके कारण एक चीज होता है वो है एंटी इनकम्बेंसी। सरकार को ऐसे लगता है, पार्टी को ऐसे लगता है कि उसको डिफीट करने वाला कोई नहीं होता है और उसके बाद कुछ चीजें ऐसे हो जाता है जो जनता उनको वोट देता है उसका नाराजगी का कारण बन जाता है। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, ये नारा बस अभी 2 महीना या 2 दिन पहले नहीं लगा था। ये नारा बहुत दिन से चल रहा। इसको अगर अच्छे से हैंडल कर लेते थे तो शायद ये मुसीबतें नहीं आते थे, ये दिन नहीं देखना पड़ता था। धर्मेंद्र प्रधान जी को छोड़ दीजिए और बहुत सारे मंत्रियों हैं जिसको लेके सवाल उठ रहा है। नरेंद्र मोदी जी बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और उस बात में वो अभी अटल है। अभी तक ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डायरेक्टली कोई करप्शन का चार्ज नहीं ला पाया, लेकिन उसके बहुत सारे मिनिस्टर को लेकर सवाल उठ रहा है। जैसे नितिन गडकरी जी को लेकर जो इथानल का कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो जो मिडिल क्लास का वोट है उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है और भाजपा को यह समझना पड़ेगा उनके वोट बैंक का एक बड़ा सा हिस्सा ये जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों का है। तो ऑपोजिशन का तो काम ही होगा उल्टा सीधा समझा के कैसे भी वोट बैंक को भड़काना। लेकिन वहां पर अगर ठीक से मेजर नहीं लिया जाता है तो नितिन गडकरी जी का केस भी एक दूसरे धर्मेंद्र प्रधान होने वाला है। दूसरी चीज देख लीजिए हरदीप सिंह पुरी जी को लेकर, उनके लेकर एप्स्टीन फाइल जब सामने आया उसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ। अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर के हिसाब से बहुत अच्छे काम कर रहा है, लेकिन ऑपोजिशन उनका नाम रेलवे मिनिस्टर से रेल मिनिस्टर दे दिया। और जहां पर वंदे भारत छूट रहा है, बहुत सारे अमृत भारत का प्रकल्प का स्टेशन हो रहा है, उधर बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो वहां पर जाके अश्विनी वैष्णव जी का जो भूमिका है वो लेके सवाल उठ रहा है। रेलवे ट्रांसपोर्ट जो यूज करते हैं वो भी मिडिल क्लास लोग ही होता है और वो रेलवे का फूड लेकर भी बहुत सारे सवाल है, लोगों के अंदर नाराजगी है। तो अभी समय आ गया है, 12 साल का सरकार हो चुका है, तो वहां पर बहुत सारे अच्छे स्टेप लेना है। जहां जहां पर सवाल है, ऑपोजिशन जहां जहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है और उस हर जगह को अच्छे से संभालना है। अगर ये चीज नहीं होगा तो 2029 का चुनाव जब होगा तब 15 साल सरकार का हो जाएगा और ये बेसिकली एक वेक अप कॉल हो गया। ये जो 3 साल है वहां पर अगर मोदी गवर्नमेंट ठीक से स्टेप लेता है तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है जो 2029 में भाजपा के लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा कर सकता है वो खत्म हो जाएगा। और वो अगर एक बार खत्म हो जाता है तो उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो तो भाजपा को ही जाने वाला है। दूसरे जो फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बीजेपी और आरएसएस का रिलेशन।
देखिए 2024 का जब इलेक्शन आए थे तब भाजपा ने नारा लगाया था अब की बार 400 पार, और लोगों को भी ऐसे लगा था। लेकिन आखिर तक भाजपा का वो दौर 240 में आके रुक गया है। उसको पहले बार कुछ अलायंस के ऊपर डिपेंड करके गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ा। हालांकि ये मोदी जी का नेतृत्व है जिसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अच्छे से गवर्नमेंट चला रहा है। लेकिन जिस भाजपा को पोटेंशियल था 400 तक पहुंचने का, उसको इतना पहले ही झुकना पड़ा। इसके एक बड़ा रीजन था आरएसएस के साथ कुछ मतभेद। वो चीज सामने आ गए थे जब जेपी नड्डा जी ने बयान दिया था कि भाजपा अब इतना बड़ा हो गया कि उसको किसी का सपोर्ट नहीं है। और ये बात सुनते ही बहुत सारे स्वयंसेवक वो दुखी हो गए थे, वो मैदान में नहीं उतरे थे, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हम सबने देखा है। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ तब आरएसएस को भी समझ में आया कि ये परिस्थिति बहुत ही कठिन है। अब यहाँ पर कुछ मतभेद अगर होता भी है वो मिटा लेना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, अगर गवर्नमेंट के साथ या बीजेपी के साथ तगड़े सपोर्ट के साथ नहीं रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगा और सत्ता हाथ से बाहर हो जाएगा। और एक बार भाजपा ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं फिर जो हिंदू विरोधी शक्ति है वो अपने चरम सीमा में पहुंच जाएगा। और इसलिए आप देख लीजिए आरएसएस ये पूरा एपिसोड में अपना जितना संगठन है, शाखा संगठन है, उसको सबको मैदान में उतार दिया है। तो और ये अगर सच में होता है तो महाराष्ट्र में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ था, सबको मालूम है। तो इसके मतलब ये आरएसएस और बीजेपी का जो तालमेल है ये आगे भी बरकरार रहेंगे। और ये एक बार बरकरार रहते हैं तो कोई भी ऐसे शक्ति नहीं है जो ये भाजपा वाले को हरा सकते हैं। नंबर 3 जो रीजन आ रहा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो 2024 का चुनाव हुआ था उसके बाद ऑपोजिशन बहुत ही उत्फुल्ल हो गया था। उनको लगा था कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, अभी उनका टाइम आने वाला है। लेकिन उसके बाद आरएसएस और बीजेपी बहुत क्लोजली काम किया, सारे इलेक्शन को एक एक प्रोजेक्ट की तरफ लिया और वहां पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट हुआ। हमने देखा हरियाणा जहां पर कांग्रेस ने लगभग सेलिब्रेशन चालू कर दिया था, वो हारे हुए मैच भाजपा जीत जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र जहां पर 2024 का जो इलेक्शन था जहां पर बहुत ही बुरा रिजल्ट हुआ, वहां पर भी भाजपा का सुंदर प्रदर्शन रहता है। जो अपोजिशन है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उसके बाद दिल्ली इलेक्शन जहां पर भाजपा ने बहुत दिन से सरकार नहीं बनाए, मोदी जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, वहां पर भी गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है। और आखिर तक बंगाल जहां पर ममता बनर्जी जैसे ठोस अपोजिशन को ठेस पहुंचा के भाजपा वहां पर भी जीत लेते हैं। इतने सारे कठिन मैच जीतने के बाद दो चीज होता है, एक तो आत्मसंतुष्टि आ जाता है, दूसरा रिलैक्सेशन आ जाता है कि हम अपराजेय है, हमको कोई नहीं हरा सकता है, ऑपोजिशन हमारे सामने कुछ नहीं हो सकता है। और ये अगर एक बार सोच दिमाग में घुस जाते हैं तो फिर आगे चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आंदोलन भाजपा के लिए वेकअप कॉल हो गया। तो ये जो आगे इलेक्शन है स्पेशली नेक्स्ट ईयर जो 5 इलेक्शन एक साथ होने वाला है, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है और सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब है, वो सारे जगह में कहीं पे भी हल्के में लेने के जगह में नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन को बस एक ही बार जीतना है। और ये जो आंदोलन था वो पूरा यूपी मुखी हो गया है। हम देख रहे हैं इसको यूपी में कैसे ले जा सकते हैं, उसका सारे प्रिपरेशन ऑपोजिशन अभी कर रहे हैं। अगर भाजपा सच में यूपी इलेक्शन हार जाते हैं तो कोई नहीं ये जिक्र करेंगे कि वहां पर लगातार बहुत दिन के बाद 2 बार योगी आदित्यनाथ जी का सरकार बने। ये प्रचार में आ जाएंगे कि हिंदुत्व के सबसे बड़ा पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ हार गए हैं और मोदी योगी का मैजिक खत्म हो रहा है, ये नारा लेके ऑपोजिशन 2029 में आ जाएंगे। तो इसके मतलब ये जो यूपी इलेक्शन है या पंजाब इलेक्शन है, ये अभी बहुत ही सीरियस मोड में देखा जाएगा। बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ है, ये भाजपा का भी आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। और ये सारी चीज होता है तो ऑपोजिशन 2029 का चुनाव शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। चौथे जो बात है, ऑपोजिशन इतने बार हार रहे हैं, जो तगड़ा ऑपोजिशन था जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, वो भी हार चुके हैं। लेकिन ऑपोजिशन को हल्के में लेने का कोई जगह नहीं है। ये कॉकरोच वाला आंदोलन दिखा दिया कि कॉकरोचों को ढाल करके सारे अपोजिशन एक दूसरे से मिल सकते हैं। जहां पर सपा बसपा मिल सकता है, जहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिल सकता है, जहां पर ममता बनर्जी और वामपंथियों मिल सकता है। इनका नीति आदर्श का कोई मैटर नहीं होता है, इनको पर बस कैसे भी जीतना है, एक बार जीतना है, सत्ता पलटना है और ये सत्ता का खीर खाना है।
ये देश को आगे लेके जाना, उसके लिए अच्छे कुछ करना, देशवासियों को अच्छे कुछ देना, ये सब इनके सिलेबस में नहीं है। तो ये ऑपोजिशन हार रहा है, इसके मतलब ये हल्का हो गया है, इसको इतना सीरियसली लेने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं है। ये ऑपोजिशन समझ रहा है कि भाजपा का ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं है, और इसलिए अभी नीति आदर्श को बैक बेंच पे बिठा के ये लोग सामने मिलेंगे और भाजपा को हराने के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर हाई अलर्ट जोन होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो ये मैच फिसल सकता है। जो 2029 के पहले भाजपा का पूरा संगठन से लेकर पूरा जो शक्ति का है, जो स्ट्रैटेजी है, सब कुछ का उलट पुलट करने का टाइम आ गया है, और वो सच में पार्टी के अंदर चालू भी हो गया है, जो भाजपा वालों के लिए आखिर में फायदेमंद ही दिख रहा है। नंबर 5 जो रीजन है, ये ऑपोजिशन ने देख लिया है, सनातनी हिंदुत्व का जो वोट बैंक है वो हर बार आगे जा रहा है, वो वोट बैंक इंक्रीज हो रहा है, और इस हालत में भाजपा को हराना नामुमकिन है। तो इसलिए ये लोग बहुत कायदे से यहाँ पर स्प्लिट पॉलिटिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं। हर बार देखिए एक चीज सामने लिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन, योगी आदित्यनाथ जी या अमित शाह जी, ये बोल के जो अपोजिशन का स्ट्रेटेजी है, ये दोनों जो हिंदुत्व का वोट है उसमें स्प्लिट लाना। क्यों? क्योंकि अगर ये स्प्लिट होता है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्टर हूं, अगर अमित शाह जी हो जाता है तो मैं गुस्से में वोट नहीं दूंगा, अगर वोट नहीं दूंगा तो मैं क्या होगा, मैं अपोजिशन को दे दूंगा, उनका वोट बैंक मारेंगे। और ये जो प्लानिंग है ये बहुत माइन्यूटली अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो आंदोलन हुआ, ये देखिए सरकार को हिलाने का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन था पर्टिकुलर एक नाम को लेकर। मतलब अभी टारगेट स्पेसिफिक होगा, और इसके आगे भी जो टारगेट किया जा रहा है वो भी स्पेसिफिक हो रहा है। अभी नितिन गडकरी जी टारगेट में आ गया है, उसके बाद पीयूष गोयल जी टारगेट में आ जाएंगे, और उसके बाद ऐसे ही चलते जाएंगे। तो जो नारा भाजपा सच में देता है अभी वो इम्प्लीमेंट वोट बैंक में भी और भाजपा सपोर्टर के अंदर भी करना चाहिए कि भाई बांटोगे तो काटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ओपोजिशन का ये जो स्प्लिट पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, वहां से बाहर आने का टाइम आ गया है। और ये सारे इंसिडेंट होने के बाद सारे जो भाजपा का सपोर्टर है वो एकजुट हो रहा है, यूनाइटेड हो रहा है, और यूनाइटेड भाजपा सपोर्टर अगर सच में मैदान में उतारते हैं तो जो ऑपोजिशन है उसका तो धूल चाटना एकदम लगभग तैयार हो जाता है। तो आखिर में ये तो फायदेमंद ही होते दिख रहा है। नंबर 6 जो फायदेमंद रीजन आ रहा है वो है जो हमारा ग्लोबल फ्रेंड्स है, उनका फ्रेंडशिप क्या सच में बहुत ही तगड़ा फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप के जो मुखौटा है उसके पीछे क्या बड़ा गेम नहीं चल रहा है। ये जो आंदोलन हुआ, यहाँ पर बहुत सारे जगह से रिपोर्ट आ रहा है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट भी शो कर रहा है कि शायद भारत के बाहर बैठे हुए कुछ शक्ति जो भारत का स्प्लिट करना चाहता है और भारत में राज करना चाहता है, भारत का पूरा कंट्रोल लेना चाहता है, उसने इसमें भारी फंडिंग किया था। तो ये अगर भारी फंडिंग करना है तो जो सो कॉल्ड भारत का भी फ्रेंड बन चुका है, दोस्त बन चुका है, वो दोस्ती के पीछे क्या बड़े गेम खेल रहा है, पर्दे के पीछे बहुत सारे बड़े गेम चल रहा है। हालांकि भारत का जो इंटेलिजेंस है वो तो बहुत ही चौकन्ना है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन जो फ्रेंडशिप एक बार हो गया उसके मतलब वो डन और डस्टेड है, ऐसे सिचुएशन नहीं है। ये दोस्ती के मुखौटे के आड़ाल में ये बहुत कुछ गेम खेल सकता है। ये हर बार चाहता है कि भारत जहां पर है और आगे जहां पर जाने वाला है उससे भारत रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत अगर सच में अपना पोटेंशियल में खेले तो भारत ग्लोबल पावर बन सकता है, भारत सच में विश्वगुरु बन सकता है, और ये बहुत सारे देश नहीं चाहता है। उनका जो बिजनेस का चलता है, उनका जो स्ट्रैटेजी मेकिंग का चलता है, उसका जो दादागिरी का चलता है, वो सब खत्म हो जाएगा अगर भारत सच में ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन में आ जाता है। और इसलिए ये फ्रेंडशिप के आड़ाल में बहुत सारे कुछ करने का प्लान कर रहा है। यहाँ पर भारत को और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, और वो सारे चीज को लेकर और भी इंटेलिजेंस का पावर इनको बढ़ाना चाहिए। वो भी एक अलार्मिंग कॉल अभी मोदी गवर्नमेंट के लिए आ गया है। और उससे भी ज़्यादा जो नंबर 7 पॉइंट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा था, हमने सोच लिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद और स्पेशली सिंधु का पानी रुक देने के बाद कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो शायद खत्म हो चुका है, वो भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। स्पेशली जब हमने देखा जेनजी रेवोल्यूशन हुआ श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में, तब वहाँ पर जो सरकार था वो बदल चुका था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हुआ भारत के साथ, इसका रिलेशन अच्छे बनते हुए दिख रहा था।
लेकिन लेकिन सच में क्या ऐसी सिचुएशन है? ये लोग धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और एकजुट होके भारत के अगेंस्ट भयंकर कंस्पिरेसी के अंदर है। क्यों? क्योंकि भारत धीरे धीरे आगे चल रहा है और ये लोग इकोनॉमिकली बहुत ही पीछे चल रहा है। हमारा बचपन में एक ऐड आया करते थे, आपका गर्भ पड़ोसी के हिंसा का कारण होता है, यही वाला चीज होने वाला है। ये लोग आगे नहीं जा सकता है और वहां पर भारत का तरक्की हो रहा है, तो इनके पास एक ही मकसद बचता है, कैसे भी भारत को पीछे खींच के लाओ। और इसके लिए जो जो करना है ये लोग करने के लिए तैयार है। तो इसके मतलब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो ज्यादातर भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उसके साथ और भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वो क्या एक्शन ले रहा है, वो कैसे रिलेशन मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर कड़ी नजर रखना चाहिए। किसी को भी हल्के नजर में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल फ्रेंडशिप का बात कर रहा हूं या ग्लोबल पावर हाउस का बात कर रहा हूं, ये सब लोग इन लोगों को पॉन बना के इनके इस्तेमाल करके भारत में डिस्टरबेंस क्रिएट करने का और भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों के पास कोई चांस ही नहीं है। भारत में बैठे हुए जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो तो खत्म हो चुका है, वो इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वो ऐसे छोटा मोटा आंदोलन करेंगे लेकिन उसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जो भारत के बाहर बैठे हैं, भारत के पड़ोसी मुल्क में है, उसको तो डायरेक्टली ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, तो वो उस जगह से अटैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमको जैसे अंदरूनी डेवलपमेंट का भी सोचना है, वैसे ही हमारा पड़ोसी मुल्क के साथ जो रिलेशन है वहाँ पर भी रिविजिट करने का टाइम आ गया है। ये भी मोदी गवर्नमेंट के लिए एक वेक अप कॉल ही आ रहा है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है नंबर 8, ये जो भारत के बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये लोग को समझ में आ गया कि अगर भारत को दबाना है, भारत का सत्ता पलटना है, तो ये जेएनजी रेवोल्यूशन ही वे है। इसलिए इसने पहले गिनी पिग के तरफ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में ये सारी चीज करके दिखा और वहां पर वो सक्सेसफुल भी हुआ। हालांकि भारत में ये मॉडल फ्लॉप हो गया, लेकिन ये लोग इतने जल्दी से नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के बाद, इनका आंदोलन खत्म होने के बाद तुरंत ही E20 पार्टी को फॉर्म किया जाता है। ऐसे ही फॉर्म में बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन ऐसे होगा और उसको पूरा स्टेट में, पूरा देश में फैलाने का कोशिश किया जाएगा। मोदी गवर्नमेंट को जितना डिस्टरबेंस रखे, ऐसे जैसे आंदोलन के नाम में यहाँ पर उत्पात मचाए, उतना ही भारत डिस्टरबेंस रहेगा। और भारत में डिस्टरबेंस रहेगा तो बाहर का देशों में ये मैसेज जाएगा कि भारत अभी डिस्टर्ब स्टेट है, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए मत जाओ। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो भारत का जो स्टॉक मार्केट है वहां पर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो भारत का इकोनॉमी जो है वहां पर इंपैक्ट होगा। तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हम देख रहे हैं, वहां पर बहुत सारी मुसीबतें आ सकते हैं। और वहां पर मुसीबतें आएंगे तो देशवासी को मोदी जी ने जो सपना दिखाया था वो टूट जाएगा। और अगर वो टूट जाता है तो उनका इंपैक्ट वोट बैंक के आएगा। तो प्लानिंग तो भारत को खराब करने के लिए बहुत तगड़ा है, लेकिन जो अच्छी बात है ये एक्सपोज हो गया है। तो गवर्नमेंट अभी से अलर्ट रहेंगे, अभी रिएक्टिव काम नहीं होगा, प्रोएक्टिव काम होगा। ये सारे आंदोलन शुरू होने से पहले इनको खत्म करने का मौका मिलना चाहिए और वही वाला स्ट्रेटेजी लेके आगे चलना चाहिए। तो इतने सारे वेकअप कॉल हो जाता है। जहां जहां पर मतभेद थे, वो पार्टी के अंदर, नेताओं के अंदर या संगठन के अंदर, वहां पर अगर यूनिटी आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो वोट बैंक है, जो सपोर्टर है, वो समझ जाते हैं कि भाई जो भी हो जाए, मेरा पर्सनल ईगो इश्यू को दूर हटा के अभी देश के लिए, अब अभी मोदी जी के लिए हमको यूनाइटेड रहना है। तो ये तो सबसे अच्छा काम हो जाता है। तो इसका मतलब सीजेपी प्रोटेस्ट में आखिर आम नजर में देखा जाता है तो आंदोलन के कारण एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आंदोलनकारी का ये जय होता है। लेकिन ये एक कारण, अगर इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं और 2029 का जो चुनाव है उसके लिए जो रोड मैप है वो तगड़ा बन जाता है, तो वो आखिर में भाजपा के लिए ही तो फायदेमंद दिखते हैं। क्या बोलोगे ये सब लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।